बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को। आज हमारा टॉपिक बेसिकली ये एक सीरीज है 3 पार्ट्स की जो आज हम कर रहे हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि इस वक्त कोल्ड वॉर जो है शिद्दत इख्तियार करती जा रही है अमेरिका और चीन के दरमियान। और इसमें हम देख रहे हैं कि अमेरिका बार बार प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है। कभी मार्च के अंदर, जिस तरह अलास्का के अंदर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के नंबर 2 को इनवाइट किया गया, फिर मीडिया के सामने उनको शर्मिंदा करने के उन पर इल्जाम लगाए गए और उनको सख्त किस्म का प्रवोक करने की कोशिश की गई, जो कि जो आपके सफारती असूलों के भी बरखिलाफ था। और अभी भी आप देख लें कि जहां पे चाइना खामोशी से अमन और सलामती के लिए काम कर रहा है और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए काम कर रहा है, तो कभी हम समझते हैं कि ओकस बन गया है, कभी हम समझते हैं कि सबमरीन की डील हो रही है। गर्ज के हर वो काम किया जा रहा है कि चाइना को प्रवोक किया जाए, लेकिन चाइना प्रवोक नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं एक आपको बात बताता चलूं कि 1998 के अंदर रैंड कॉर्पोरेशन ने एक स्टडी की थी जो किताबी शक्ल में आई, सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन 21st सेंचुरी, और ये एडिटेड बुक थी। और इसको ये रिसर्च जो है ज़ल्मे खलीलजाद के जो है जेर निगरानी हुई थी, और उसमें एक इस चीज़ का इशारा किया गया था कि जो दुनिया की इकॉनमी का महवर है अब वो यूरोप से मुंतकिल हो रहा है फार ईस्ट की तरफ, और चाइना जो है वो ग्रो कर रहा है। और उसमें ये चीज़ प्रोजेक्ट की गई थी कि मुस्तकबिल के अंदर जो ज़्यादा थ्रेट्स अमेरिका के लिए ख़ास तौर पे उभरेंगे वो फार ईस्ट से जुड़ेंगे। यहाँ पे आपको चाइना का भी बताता चलूँ कि चाइना एक ऐसी कौम है कि जिसको कभी अंग्रेज़ों ने इस्तेहसाल जिसका किया, कभी जापानीज़ ने किया, लेकिन माओ की क्रिश्मेटिक लीडरशिप के ज़ेरे असर चाइनीज़ उठे और वो कौम जिसे अफीमी कौम कहा जाता था आज दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर बनने के राह पे गामजन है। और इसी चक्कर के अंदर, क्योंकि पहले सबसे बड़ी इकॉनमी अमेरिका और जापान की होती थी, लेकिन अब चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि 2017 के जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक अमेरिका और चाइना की बायलैटरल ट्रेड का हुजम 600 बिलियन है। तो अमेरिकन को अब ये ख्याल है, उनको ये खौफ है कि कहीं अमेरिका पीछे ना रह जाए और चाइना आगे ना निकल जाए। इसीलिए हम एक टर्म पॉलिटिकल साइंस में यूज करते हैं, सुसाइड ट्रैप। इसमें होता ये है कि एक जो पुरानी सुपर पावर है उसको खौफ होता है, और वो फिर जो जिसे हम कहते हैं कि प्रवोक करने की कोशिश करती है एक उभरती हुई सुपर पावर को, और इसका एंड अमूमन जो है जंग की सूरत से निकलता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जीएम पिटाफी। ये पीएचडी स्कॉलर हैं बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर। उसके अलावा लाहौर की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो एज अ विजिटिंग फैकल्टी भी काम कर रहे हैं। और सबसे इनकी जो प्यारी बात है कि ये एक ऑब्जेक्टिव और मुहिब वतन पाकिस्तानी है, जो इल्म का ट्रांसफ़र जो है उसके ऊपर इनकी जो ख्वाहिश है और ये जो ज़्यादा जोर देते हैं। तो सर, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। थैंक यू बिलाल साहब, थैंक यू। अच्छा सर, पहला सवाल मेरा ये कि कुछ बैकग्राउंड बताएंगे कि ये जो कोल्ड वॉर कैसे शुरू हुई और इसमें शिद्दत जो आई, खास तौर पे 2018 में हमने देखा कि टैरिफ की वॉर शुरू हो गई, उसके बाद कॉन्सुलेट्स भी बंद कर दिए एक दूसरे ममालिक के अंदर। तो इसकी बैकग्राउंड क्या थी इस शिद्दत इस कोल्ड वॉर के आने में? जी बिलाल साहब, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। आई एम वेरी हम्बल। अच्छा, आपने क्वेश्चन किया है कि बैकग्राउंड क्या है पूरी कोल्ड वार का सिचुएशन का। एक कोल्ड वार हमने देखी है जो कि बिटवीन सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान चली, और उसको कोल्ड वार भी इसीलिए कहा गया कि एक तो वो रिलेटिवली पीसफुल थी, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं थी, और वो एक क्योंकि स्पिल ओवर इफेक्ट आ रहा था कम्युनिस्ट का, तो उसको रोकने के लिए चाइना अमेरिका ने अपनी पॉलिसीज प्रोवाइड की जो कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। अभी जब हम बात करते हैं यूएस और चाइना की कोल्ड वार के दरमियान, या परसीव कोल्ड वार जिस नाम दिया जाए, कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये नहीं है। अगर इसको हम क्लाउड बैकग्राउंड के हिसाब से लेके चलें तो एक थेरी हम पढ़ते हैं आईआर में, हेजमोनिक थेरी जो होती है कि एक हेजमोन जरूरी होता है आपको इंटरनेशनल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, रूल्स रेगुलेशन को हेजमोनिक स्टेबिलिटी थे। उस पर्सपेक्टिव में देखें तो माजी से लेकर इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर डिफरेंट जो हेरमोन्स हैं वो एग्जिस्ट करते रहे।
वर्ल्ड वार 2 से पहले ब्रिटिश था जो कि एक हेजमॉन के तौर पे था। उनका बेसिकली काम यही था कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो उनके रूल्स रेगुलेशन है उनको रेगुलेट करे, वर्ल्ड ट्रेड हो गया, फ्री ट्रेड हो गया, उसको मेंटेन करे और रिलेटिवली पीसफुल भी रहा इंटरनेशनल सिस्टम उस दौर में। फिर हमें पता चलता है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका जो कि दुनिया के नक्शे पे आया और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली कि दे वांट टू बिकम अ हेजमन और इंटरनेशनल सिस्टम को जो है वो उस तरीके से लेके चलने के लिए उन्होंने हामी भी भरी। एंड दे बिकेम हेजमन और उस टाइम पे कोल्ड वार दरमियान चली सोवियत यूनियन और इसके दरमियान 90s के अंदर सोवियत यूनियन के जो है जो कोल्ड वार थी वो एंड हुई। उसके बाद अमेरिका एक सोल पावर के तौर पे दुनिया के नक्शे पे आया। अभी इस दरमियान पे अमेरिका बीइंग हेजमॉन जो चाइना की एंट्री थी उसको भी अगर हम देखें तो अमेरिका सबको अकोमोडेट करके आ रहा था। यानी उस टाइम पे अमेरिका चाइना को भी अकोमोडेट कर रहा था इन द सेंस के यूएनओ के अंदर उसको परमानेंट जो वीटो पावर था उसको देने के लिए, उसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी उसको मेंबरशिप जो है वो देने के लिए तैयार था और भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर वो उनको अकोमोडेट कर रहा था क्योंकि उनका शायद ख्याल उस टाइम पे ये था कि अमेरिका चाइना को वो उस टाइम पे इस इंटरनेशनल सिस्टम का हिस्सा बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और अमेरिका ने इस टाइम के अंदर जैसे रिबिल्ड का यूरोप के अंदर वेस्टर्न यूरोप को रिबिल्ड करने के लिए और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के तर्ज के ऊपर उन्होंने डेवलपमेंटल काम शुरू किए, एक हेजमोन का रोल प्ले किया। तो बीच में आके अमेरिका जब एग्जॉस्ट हुआ पर्टिकुलरली जापान को रीबिल्ड करने के ऊपर वेस्टर्न यूरोप को, तो उसके अंदर में जो नेशनल इंटरेस्ट सेंटिमेंट था वो ज्यादा इंकरेज हो गया। यानी कि वो बजाय कि दुनिया पे फोकस करे उसको इंटरनल सिस्टम के ऊपर फोकस करने के ऊपर आया। और 70s से लेकर 90s के दरमियान चाइना अमेरिका फोकस रहा अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, जिसको रॉबर्ट गिल्पन हमारे आईआर के बड़े थेरियस हैं, उन्होंने नाम दिया प्रीडेटरी हेजमॉन का, कि वो अपने इंटरेस्ट को पूरे करने के ऊपर लगा हुआ था। तो इंटरनेशनली इतना कोई फोकस थोड़ा सा हट गया, वैक्यूम क्रिएट हुआ। उस वैक्यूम का फायदा चाइना ने लिया और चाइना ने अपनी ट्रेड, अपनी इकोनॉमी, मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना शुरू किया। और ये जब 2008 के अंदर ग्लोबल रिसेशन आया तब जाके अमेरिका को उस चीज का ख्याल आया कि उन्होंने ये जो वैक्यूम क्रिएट किया था अपने नेशनल इंटरेस्ट को फिल आउट करने के लिए, ग्लोबली जब अटेंशन थोड़ा डाइवर्ट हुआ है तो चाइना तो उस टाइम पे इकोनॉमिकली मिलिटरली बड़ा राइज कर चुका था। देन अमेरिका थॉट के इसको कंटेन करने की जरूरत है और अमेरिका में एक यूनिनमस कंसेंसस बना कि नाउ वी हैव टू कंटेन चाइना। और वहां से एक फुसर हुई है जो चाइना और जो यूएसए की कोल्ड वार है। और फिर 2018 में 17 में ट्रंप आ गया और ट्रंप के दरमियान आपने देखा कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी हुई और बाद में उन्होंने ग्रैंड स्ट्रेटजी भी डिवाइस की चाइना को काउंटर करने की। राइट नाउ अमेरिका के अंदर ये कंसेंसस है कि चाइना इज देयर प्रिज्यूम्ड एनिमी। वो उसको अपना राइवल भी समझ रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रेंट्स के ऊपर भी, मिलिटरली भी, जियो पॉलिटिकली भी, और वो उसको आइडियोलॉजिकली भी अपना राइवल समझ रहे हैं। ये 2010 से लेकर और इन्होंने इंटेंसिफाई की ये वार 2017 में हुई। बाद में जब इन्होंने क्वाड को भी जो है ट्रंप ने दोबारा रिविजिट किया, टेरिफ की वार भी आपस में लगी। तो अभी नेचर ये है इसकी कोल्ड वार की कि अमेरिका को वो चाइना तो कबूल है जो उसको एक्सेप्ट कर ले और अमेरिका को वो चाइना कबूल नहीं है जो उसके कंट्ररी आ जाए। और अमेरिका को पता है कि चाइना अभी जितनी स्ट्रेटजी वन बेल्ट वन रोड और जितना वो राइज हो रहा है, तो जैसे आपने पहले किया कि एक छोटी डाइट स्क्रेप लाइक सिचुएशन बन रही है, एक इस्टेब्लिश पावर के खिलाफ एक राइजिंग पावर जो है वो आ रहा है। तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? अमेरिकन इसके ऊपर अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको डिवाइस कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से चाइना को कंटेन किया जाए जहां पे वो राइज कर रहा है। तो ये उनकी बेसिक जो है वो नेचर है जो यूएसए और चाइना की कोल्ड वार की है कि आप हमारे अंडर तो आ जाएं, हमारे मुखालिफ में आप लगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सवाल करूंगा कि जब कोल्ड वॉर आपने बताया कि सोवियत यूनियन टूटा, तो एक यूनिलैटरलिज्म का दौर जो है वो शुरू हुआ। अमेरिका एक ओवरवेलमिंग पावर थी, कोई डाउट नहीं है, जिसकी ग्लोबल रीच थी और हर कॉन्टिनेंट में उसकी रेडी जो है इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड मौजूद थी, जो कि शॉर्ट नोटिस पे किसी भी खित्ते पे हमला कर सकती थी। और ग्लोबल रीच की भी जब हम बात करते हैं, एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि इसका पहला मुजाहरा इराक वॉर में हुआ था, जब अमेरिका से जहाज उड़े, उन्होंने इराक पे बॉम्बिंग की विदाउट टचिंग द ग्राउंड।
वो दुनिया का चक्कर लगा के वापस अपनी बेस पे आ गए। अच्छा सर, इसके बाद हमने देखा कि 98 बल्कि से ही शुरू हो गया कि बात हो रही थी कि जी पैक्स अमेरिकाना के लिए अमेरिका को मौका चाहिए। हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में नहीं जाएंगे, 9/11 ने वो मौका दिया जिसपे अमेरिका को अपनी यूज ऑफ फोर्स का मौका मिला, लेकिन इस यूज ऑफ फोर्स ने अमेरिका की दुनिया में कदरों कीमत कम की। सर डोंट यू थिंक आज जिन हालात का सामना अमेरिका कर रहा है वो उसकी यही लस्ट थी पैक्स अमेरिकाना की, जो उसको इस हद पे लेके आई कि आज उसे चाइना ही नहीं, रशिया और उसके कई ऐसे ममालिक जो पहले उससे खौफजदा रहते थे आज चैलेंज कर रहे हैं। जी जी, जैसे बिलाल साहब आपने क्वेश्चन किया कि अमेरिका ने क्या अपनी कदर कीमत खोई है 9/11 के केस के बाद, या उसकी जो वारंट। जी, थोड़ी कट रही है। जी, बिलाल साहब आपने जो क्वेश्चन किया कि 9/11 के बाद क्या अमेरिका के उस इंटरनेशनल प्रेस्टीज के ऊपर कोई फर्क आया है, जो कि वो एक जो है ग्लोबल हेजमॉन के तौर पे जब वो रह रहा। तो देखिए, मेरा इसके ऊपर 2 से 3 ऑब्जर्वेशन हैं। फर्स्ट ऑफ के देखें, मिलिटरी हिसाब से अगर देखें तो 9/11 के बाद अमेरिका की जो इंगेजमेंट्स हुई हैं वो ज़्यादा हुई हैं। वॉर ऑन टेरर के ऊपर पूरी दुनिया को उसने मिला भी लिया, और उसने लोग जो दूसरी इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उसको जो है वो कंसेंसस के ऊपर भी ला लिया। जैसे चाइना भी उसके साथ मिल गया, तो इस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कोई प्रेस्टीज में कमी आई है। मिलिटरी हिसाब से देखें तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी में वो ऑब्वियसली राइज कर रहा है और करता रहेगा। हाँ, ज़रूर कमी आई है कदर कीमत में फ्रॉम आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो सॉफ्ट पावर चाइना लेके चल रहा था अपने वैल्यूज का, अपने नॉर्म्स का, लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर, ह्यूमन राइट के ऊपर, तो वॉर एंड टेरर के बाद उसमें ज़रूर रिजर्वेशन आई है। क्योंकि जैसे वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा था कि वो एक उसका प्रोपोंडर बना हुआ था, तो 9/11 ने काफ़ी इस चीज़ में उसको एक्सपोज किया है चाइना को, और इसी सॉरी अमेरिका को। और इसी सिचुएशन में अगर आप इसमें देख लें, उसकी एंगेजमेंट अगर आप मिडल ईस्ट के अंदर देख लें, इराक वॉर हो गई, अफगानिस्तान हो गई, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह शामिल हुई हैं, गुआंतानामो जेल वगैरह की हो गई। तो आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेस्टीज में ज़रूर उसकी कमी आई है और वो एक्सपोज हुआ है। थर्डली पॉइंट ऑफ व्यू जो आता है उसका इकोनॉमी का। ऑब्वियसली इकोनॉमी में भी उसको बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि चाइना जब राइज कर चुका है, और खुद उन्होंने खुद एक्सप्रेस किया है। जब ट्रम्प की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने जब टैरिफ्स लगाए चाइना के ऊपर, खुद एक्सप्रेस किया उन्होंने कि चाइना राइज कर चुका है। और अकेडमिकली भी अगर इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से देखें तो उनके बड़े बड़े जो माइंड्स हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि चाइना जो है वो इकोनॉमिकली राइज कर चुका है और अमेरिका को बहुत ज़्यादा एक्सक्लूड होंगे। तो इन माय व्यू मिलिटरली वो अभी भी अपनी अथॉरिटी को एक्सर्ट कर रहा है। आइडियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा उसको सेटबैक आया है, और इकोनॉमिकली भी उसको सेटबैक आया है आफ्टर वॉर। अच्छा, इधर जो है अभी आपने इकोनॉमिकली की जो बात की है, बाइडन भी बार बार इकोनॉमी की ही बात कर रहा है। तो ट्रेड वॉर के ऊपर खास तौर पे जो अमेरिका के एतराज़ात थे वो टेक्नोलॉजी और खास तौर पे जो कॉपीराइट्स के मामला थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रहे थे। तो अभी भी क्या वो एतराज़ात हैं, और वो खास तौर पे और क्या एतराज़ात थे ट्रेड वॉर के अंदर, और आप क्या कोई इसका एंड देख रहे हैं? क्योंकि दरमियान में हमने एक शॉर्ट पीरियड के अंदर जब ट्रंप ने एकदम स्टेक्स हाई करने शुरू किए तो हमने देखा कि जब पाबंदियां चाइना पे लगी हैं उसके बाद खुद अमेरिकन डेयरी और जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसने ट्रंप के ऊपर जोर डाला कि आप ये अब मामलात खत्म करें क्योंकि उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो लेकिन और ट्रेड बैलेंस में भी देखें तो ये हक में है अमेरिका के। तो फिर अमेरिका क्या ऑब्जेक्टिव, ना वो चाइना के बगैर रह सकता है, उसकी इकोनॉमी चल यानी कि नुकसान उठाती है, उसकी ट्रेड नुकसान उठाती है, सबसे बड़ा पार्टनर है, ना ही वो चाइना को बर्दाश्त करने का कर रहे। तो आप आगे इस ट्रेड वॉर को जो कि कोल्ड वॉर का रूप धार चुकी है आगे कैसे जाते देख रहे हैं, और क्या वजूहात देख रहे हैं जिसकी वजह से इसमें शिद्दत आएगी या कमी आएगी? जी, देखिए, जिसको हम कोल्ड वार की बात कर रहे हैं बिटवीन यूएसए एंड चाइना, तो इसके एक एस्पेक्ट है जिसको हम ट्रेड वार के ऊपर
तो मार्केट करता है और उसका जो हेजमोन है, जो उनका जो हेजमोनिक सिस्टम है वो डिपेंड इस पे करता है, जो प्रिंसिपल से है। जब अमेरिका खुद अपनी दिए हुए प्रिंसिपल्स को इंटरनेशनली जो है वो डिनाई करेगा, तो ऑब्वियसली उसकी प्रेस्टीज में फर्क तो आएगा। और यही एक वो मेन पॉइंट है जो कि एथलीट फील्ड है अमेरिका की, कि वो ना चाइना को रोक सकता है और ना चाइना को प्रोमोट कर सकता है, ना उसको वो इंकरेज कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा इशू है जो अभी अमेरिका फील कर रहा है, और अमेरिका इसी के ऊपर ही कोशिशें कर रहा है कि किस तरीके से, देखिए ना, पॉलिटिकली वो चाइना को कंटेन करने की पोजीशन पे है, उसको कर भी रहा है, क्वाड की सूरत में भी इंडिया को आगे लेकर के। मिलिटरली भी वो अपने चाइना के अगेंस्ट जो लोग हैं उनको मिलिटरली भी सपोर्ट कर सकता है। उसका जो मसला है वो इकोनॉमिक है, और उसका ट्रेड का है। ट्रेड ना वो तो मना कर सकता है, ना ट्रेड के लिए वो उसको इंकरेज कर सकता है। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट भी है चाइना के लिए, और चाइना को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट भी करेगा। और उसके जो भी ट्रेड के हिसाब से मेरे नज़र में उसकी पाबंदी सेक्शन होंगी वो चाइना पे इतना असर नहीं करेंगी, क्योंकि उसका अल्टीमेटली जो ब्लो बैक आएगा वो खुद अमेरिका को आएगा, जैसा कि आपने जिक्र। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट करूंगा कि अभी आपको पता है ओकस का ऐलान हुआ, ऑस्ट्रेलिया, यूके और क्या नाम है अमेरिका का जो एक अलायंस अगेंस्ट चाइना बना है। उसमें हमने देखा कि ब्रिक्स एक्ट के बाद बरतानिया क्योंकि यूरोप से अलग हो गया था अपनी मर्जी से, और अमेरिकन को शुरू दिन से ईयू को एक कंपटीटर के तौर पे समझ रहे थे, क्योंकि उसकी कंबाइन इकोनॉमी अमेरिकन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। अच्छा, बरतानिया तो चला गया ओकस के अंदर, लेकिन इन द मीन वाइल फ्रांस ऑफेंड हो गया, जो कि ईयू का एक बहुत अहम मुल्क है। और यही ईयू कुछ माह पहले जो है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील चाइना के साथ कर चुकी है। तो अब आप क्या देखते हैं कि इस कोल्ड वॉर के अंदर ईयू का क्या किरदार होगा? क्या वो भी अमेरिका की साइड रहेगी? क्योंकि ईयू के अंदर भी इटली बीआरआई का हिस्सा है, साइप्रस बीआरआई का हिस्सा है। तो अमेरिका ने इस वॉर ऑन टेरर के जमाने में कितनी स्पेस छोड़ी है, जो आप समझते हैं जिसे चाइना ने कैप्चर किया है? जी, देखिए, इसमें हमें जो पैंडेमिक है, कोविड है, उसके भी फैक्टर को नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज पैंडेमिक के बाद जो यूरोपियन यूनियन की पोजीशन आई है वो बड़ी अजीबोगरीब सी क्रिएट हो गई इकोनॉमिकली। जैसे आपने इटली को देख लिया और ब्रिटिश को देख लिया, और इनको बड़ा सेटबैक हुआ है इकोनॉमिक। अभी मेरे नजदीक जो यूरोपियन यूनियन है वो इतनी डिक्टेशन लेने की पोजीशन पे नहीं है चाइना से, क्योंकि वन बेल्ट वन रोड का जो इनिशिएटिव है ये एक रियलिटी की सूरत धरता जा रहा है, और यूरोपियन यूनियन को पता है कि इससे उनको फायदा होना है और वो उसके साथ डील कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में, और दूसरी बात, जैसे अफगानिस्तान का भी इशू हुआ, नेटो से जैसे अमेरिका ने बर्ताव रखा था ट्रंप के जमाने में, तो यूरोपियन यूनियन उससे भी बड़ा खफा है इस सिचुएशन में कि मिलिटरली आपने में ऑन बोर्ड तो नहीं लिया है। और अमेरिका के हिसाब से ट्रस्ट डेफिसिट भी है ना, सिर्फ के आप अफगानिस्तान से निकल रहे हो तो आपने नेटो को तो साइड भी छोड़ दिया है। तो मेरे ख्याल में वॉर ऑन टेरर के बाद जरूर ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है बिटवीन यूरोपियन यूनियन अमेरिका। और अमेरिका भी एक हद तक यूरोपियन यूनियन को छोड़ सकता है, उसके बाद अमेरिका को पता है कि ये उसका कंपटीटर के तौर पे ना आ जाए, वो भी एक हद तक उसको रखेगा, उससे आगे उसको भी इकोनॉमिकली गुजरने नहीं देगा। ऑन दी अदर हैंड जब हम चाइना को देखते हैं तो वो तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की कामयाबी के लिए हर लेवल पर जाने के लिए तैयार है, और उसके लिए तो ये बड़ी एक खुशैन बात होगी कि यूरोप है उसको ज्वाइन कर ले और वो इसके साथ मिल जाए वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंदर। तो मेरे नजदीक यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के दरमियान एक डेफिसिट जरूर क्रिएट हुआ है मिलिटरली भी, जैसे अमेरिका ने इनके साथ नेटो के हिसाब से बिहेव रखा है, और इकोनॉमिकली भी पैंडेमिक के बाद एक यूरोपियन यूनियन की भी जरूरत है कि वो जो है वो वन बेल्ट वन रोड के हिसाब से चाइना के साथ वो जुड़ जाए और अपनी इकोनॉमिक जो उनके इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर ले। अच्छा सर, अभी आपने क्वाड्स का जिक्र किया कि जो मिलिटरली जो अमेरिका एक घेराबंदी करना चाह रहा है, लेकिन सर क्वाड 2007 में इसका आइडिया आया, चलें 2017 में इसे दोबारा जिंदा कर दिया गया, लेकिन ये 2017 से अभी तक क्वाड 4 की 4 है। पिछले साल आपको याद होगा कि अक्टूबर का जो इजलास हुआ था उसमें पोम्पियो ने, जो उस जमाने के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने कहा था कि इस दफा क्वाड के अंदर जो है वो न्यूजीलैंड भी आएगा, इसके अंदर जो है मंगोलिया भी आएगा, साउथ कोरिया भी आएगा।
लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं तकरीबन साल हो गया है उनकी स्टेटमेंट को ये आते नहीं दिख रहे। और दूसरी तरफ जो आसियान है, आसियान भी बड़ी मोहतात नजर आ रही है, वो भी अमेरिका को हाथ पकड़ाने के लिए तैयार नहीं है, और वो जो है चाइना का हक में कह रही है कि हम न्यूट्रल रहेंगे। इसी तरीके से इंडोनेशिया जैसा मुल्क जो है वो अमेरिकन स्पाई प्लेन्स को उतरने की और रिफ्यूलिंग की इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपके ख्याल में, क्योंकि आप बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और साथ आप काम भी कर रहे हैं उनके नेवल इंस्टीट्यूट के साथ, तो मेरा सवाल ये है कि क्वाड क्या अपनी यूटिलिटी पूरी कर पाएगी? सेकेंडली, जब अमेरिका कहता है कि जी हमने स्ट्रेट ऑफ मलाका और साउथ चाइना सी को महफूज बनाना है, तो क्या चाइना से ज्यादा किसी का इंटरेस्ट हो सकता है कि ट्रेड लेन जो है साउथ चाइना सी और मलाका की वो खुली रहें? तो अमेरिका बेसिकली क्या मिक्स किस्म का एक सिग्नल दे रहा है जिसके पीछे कोई हमें वो चीज नहीं नजर आ रही, कोई डेप्थ नहीं नजर आ रही? जी साहब, देखिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि जो क्वाड की इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस है वो इतनी वो नहीं है। देखें, कोविड जैसे क्वाड जैसे आपने बताया 2007 में बना, उसको बाद में रिनेम किया कि ट्रंप ने उसको एक मिलिट्री अलायंस का नाम दिया। पहले तो मिलिट्री अलायंस था ही नहीं। इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी जोड़ी कि किसी तरीके से इनसर्कल करना है चाइना को ताकि वो अपने रीजन से बाहर ना निकल सके, और उसने डिफरेंट स्टेट्स को अंदर इंक्लूड किया जिसमें चाइना भी इंक्लूड है। जो क्वाड के आने से चाइना को एक स्टेट जरूर आया है कि वो स्टेट जो क्लियरली पहले चाइना की तरफ खड़ी हुई थी, जैसे आसियान का आपने जिक्र किया, अभी वो रीथिंकिंग पे तो मजबूर हुए हैं। यानी वो अभी एक कंफ्यूजन के शिकार में तो आए हैं कि हमें अमेरिका के उसमें ब्लॉक में जाना है या हमें चाइना के ब्लॉक में जाना है। तो एक तो कंटेनमेंट की पॉलिसी अगर अमेरिका की देखें तो क्वाड की सूरत में तुम्हें विजिबल नजर आ रही है। कंफ्यूजन तो क्रिएट की है, नंबर वन। नंबर टू ये कि एशिया पैसिफिक की पूरी कैलोकेशन को चेंज किया है अमेरिका ने इंडो पैसिफिक के नाम से, जिसको हम बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर भी हमें क्लियर कर इसमें चीजें नजर नहीं आ रही कि आपने एशिया पैसिफिक के टोटल नाम को चेंज किया, उसको इंडो पैसिफिक किया, उसको आपने एक मेगा रीजन बनाने की कोशिश की है। और वो कर रहे हैं उसके ऊपर इंडिया को बहुत ही ज्यादा मिलिट्रली और नेवल बेसिस के ऊपर चाइना सपोर्ट कर रहा है। रिसेंटली उसके जो है वो मॉडरेट के बेस के ऊपर हुए हैं। तो रीजन ये है ऐसा कि क्वाड जो है वो इतना ज्यादा चाहे जल्दी असर ना भी दिखाए, बट मेरे नजदीक क्वाड असर दिखा चुका है, क्योंकि एटलीस्ट भी आपने चाइना को सोचने को तो मजबूर किया है। और जो पहले वन बेल्ट वन रोड के अंदर जो स्टेट्स खड़ी हुई थी क्लियरली चाइना की तरफ, क्वाड के बाद वो तो मजबूर हुई है सोचने के ऊपर। और आपने इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन के ऊपर भी जो इंडिया के साथ मिलके अमेरिका ने वहां पे भी एक हर्डल क्रिएट की है। इस पे मैं थोड़ा सा आपके साथ डिसएग्री करूंगा। देखिए, वियतनाम मेजर कंट्री है, उसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस रशिया का वो अमेरिका का नहीं है। हिस्टोरिकली भी रशिया के वो अलाइज है। इसी तरीके से जो वन बेल्ट वन रोड की टॉपिक की कहीं पे बात नहीं हुई। जो आसियान लीडरशिप की तरफ से सिग्नल्स आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे इसमें। कहीं पे उन्होंने ये नहीं कहा कि हम न्यूट्रल रहते हुए वन बेल्ट वन रोड के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर नहीं आएंगे। और ये आप देख लें। नंबर टू, इंडिया को जिस तरीके से एंगेज किया है चाइना ने लद्दाख के अंदर, इंडियन इकोनॉमी कब तक ये बोझ, और अभी जो हमें एक अमेरिकन पॉलिसी नजर आ रही है कि वो एक मंडी के तौर पे इंडिया को देख रहे हैं और उनको एक फाइटर के तौर पे कि उन्हें चाइना के खिलाफ यूज करें। और उसमें आप जानते हैं कि ये पिछले दिनों प्रीडेटर ड्रोन्स का जो मुआहिदा $5 बिलियन का हुआ, उसमें इंडियन इंटेलेक्चुअल्स और जो एक्स फौजी है वो चीख रहे हैं कि एक पुराने जमाने की ड्रोन टेक्नोलॉजी को आप सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए ले रहे हैं। तो ऐसे हालात में इंडिया को भी ये एहसास जाग रहा है कि हमें यूज करने की कोशिश की जा रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हिंदुत्व की क्योंकि वो पॉलिसीज जो हैं वो इस वक्त जो है क्वाड के कॉन्सेप्ट और अमेरिकन जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उसकी झोली में बिठा लिया, वो कर रहे हैं। अच्छा सर, अब मैं इस कमेंट के बाद आपसे लास्ट सवाल पूछूंगा कि आप अमेरिकन स्ट्रेटजी क्या देखते हैं? और चाइनीज मतलब B3W का तो हमने देख लिया कि जब BRI के सामने वो B3W, आप खास तौर पे क्या पॉलिसीज देख रहे हैं? अभी अगले हफ्ते जो है वहाँ पे 24 को या 25 को क्वाड का भी इजलास हो रहा है अमेरिका के अंदर। आप क्या नए हालात बनते देख रहे हैं, फौजी भी और इकोनॉमिक भी? जिस जो पॉलिसी आपको क्या नजर आ रही है चाइना की कंटेनमेंट के लिए?
जी, देखें मैंने पहले भी बताया कि अमेरिका में तो एक कंसेंसस है कि चाइना उनका जो है वो राइवल है और इसको कंटेन करने के लिए जो अमेरिका है वो एक तो जियोपॉलिटिकल पॉलिसी अपना रहा है कि उसको रीजन में ही कंटेन कर लें, इंडिया को आगे लाके और क्वाड की सूरत में और आइडियोलॉजिकली भी वो चाइना के साथ आते हैं। मेरे नज़दीक जो अपकमिंग फ्यूचर है अमेरिका का अगेंस्ट चाइना वो मुझे और मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि इसमें और ज़्यादा ये इंटेंसिफाई होगा और इंटेंसिफाई इन द सेंस कि एक तो क्वाड को दोबारा जो है मेरे ख्याल में उसको थोड़ा उसको स्पीड अप किया जाएगा नंबर 1 और नंबर 2 अमेरिका जो चाइना है सॉरी जो इंडिया है, इंडिया को भी अमेरिका की तरफ से और ज़्यादा इंसेंटिव दिए जाने की कोशिश है। क्योंकि देखिए अमेरिका की सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है कि जब आप वॉर ट्रेड वॉर में जब आप निकल चुके हैं, चाइना निकल चुका है, एटलीस्ट उसको जियोपॉलिटिकली तो कंटेन किया जाए ना। और जियोपॉलिटिकली कंटेन करने के लिए उसके पास एक इंडिया एसेट है, दूसरा पार्ट है। तो मेरे ख्याल में इन दोनों हिसाब के ऊपर जो अमेरिका है वो ज़्यादा खर्च करेगा, ज़्यादा कंसंट्रेट भी करेगा और चाइना को जियोपॉलिटिकली कंस्ट्रेन करने के लिए आई थिंक के फ्यूचर में अमेरिका से ज़्यादा फोकस होगा। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। ये हमारा जीएम पटाफी साहब के साथ पहला प्रोग्राम था और इंशाल्लाह इनकी एक्सपर्टीज जो है ख़ासतौर पे नेवल अमूर के बारे में और ख़ासतौर पे ये जो जियो पॉलिटिक्स इस वक्त दुनिया में चल रही है और हमारे खिते में चल रही है, इस मामले पे हम इन्हें इनवाइट करते रहेंगे और सर आपने हमारे लिए टाइम निकालते रहना है। और जाते जाते मैं ये कहूँगा ये पहला पार्ट है सीरीज का, ये हम 3 पार्ट सीरीज है। इसके बाद हम चाइनीज रिस्पॉन्स पे बात करेंगे। उसमें हमारे साथ एक चाइना से एक पीएचडी स्कॉलर भी होंगे जिनका जो हमें चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे और फिर एट द एंड हम अपने तमाम एक्सपर्ट्स के को साथ बिठा के बात करेंगे कि इस तमाम कोल्ड वॉर का पाकिस्तान जैसे दूसरे ममालिक के ऊपर क्या असरात आ रहे हैं और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए इस कोल्ड वॉर के एरा के अंदर अपने मफादात को सेव करने के लिए क्या कुछ करना होगा। अगले एनालिसिस तक के लिए मुझे और सर जीएम पताफी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।